Good morning, class 12. How are you? Hope you have gone through the topic of EU. Yesterday I was facing a problem while uploading that video because I have tried to compress that video और उसमें I wasn't able to explain the influence of European Union as a supernatural organization. कल का जो हमारा टॉपिक था इट वॉज लाइक दैट यूरोपियन यूनियन का जो इन्फ्लुएंस है दैट वॉज इकोनॉमिक, हमने कवर कर लिया था, क्लियर है. देन वी हैव गॉन थ्रू द पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, हमने कर लिया था, हमारा टॉपिक कवर्ड था. हमने कल मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में करा था, हमारा टॉपिक कवर्ड था. उसके बाद मैं आ जाती हूँ सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ईयू के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है और साथ ही साथ ईयू जो है इसके कारण से पूरे वर्ल्ड में इंटरवेन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एरियाज. एग्जाम्पल के तौर पे आई एम एक्सप्लेनिंग बिकॉज सम स्टूडेंट्स माइट बी फेसिंग अ डाउट. EU में all the countries of Europe are all together, but वो सुपरनेशनल इसलिए है कि being as a member of European Union, they can take their own foreign relations and defense policies and sometimes they can be at odds. यानी कि आप मान लीजिए इसका एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट चैप्टर में शायद डिटेल में भी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा. वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेमिंग सार्क, SAARC, हम सार्क के मेंबर्स हैं. हम भी हैं और पाकिस्तान भी है. ऑल्दो हम उसके मेंबर्स हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो कोई भी डिसीजन के इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हम ऑड्स में होते हैं. इसके ऊपर एक डाउट आया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपना टॉपिक यहां से ही दोबारा स्टार्ट करूं. इसके अलावा यहां पर ये भी है, ऑल्दो यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स यूनिटी के लिए स्टैंड होते हैं, सॉलिडारिटी के लिए स्टैंड होते हैं, कंप्लीटनेस के लिए स्टैंड होते हैं, परमानेंस के लिए स्टैंड होते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो अपने डिफेंस रिलेशंस किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरीके से मेंटेन कर सकता है. तो सिर्फ आप ईयू के होकर आप नेशन की तरह काम कर रहे हैं और आप सुपर नेशन की तरह भी काम कर रहे हैं. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसने अलग अलग रिलेशंस जो हैं वो डेवलप किए हैं विद द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वी कैन हैव अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस विद UK. We are also having a very good relations with Germany, but that doesn't mean that we are having equally good relationships with Belgian government. अब बेल्जियम का इंटरेस्ट अगर इंडिया में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा ही करेगा. यहां पर EU के मेंबर्स के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है. इसके अलावा अगर हम सुपरनेशनल की बात करते हैं तो आपका एक सेपरेट सा क्वेश्चन बनता है इधर, जो मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है. गॉनेट, यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कुछ टाइम पहले फर्स्ट गल्फ वॉर, ये चैप्टर जब हम स्कूल खुलेगा तभी हम कर पाएंगे क्योंकि राइट नाउ इट हैज बीन ओमिटेड, उसके डिटेल्स आ जाएंगे हमारे पास. लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में एक फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ जहां पर यूएसए ने ये सोचा कि वो इराक को पूरी तरीके से खत्म कर देगा. ऐसे में यूएसए ने अपनी फोर्सेस इकट्ठी की एंड ही मेट न्यू ग्रुप जिसे कहा गया कोलिएशन ऑफ द विलिंग, जो इच्छुक थे, जो कि इराक को सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हराना चाहते थे. दे कैन कोलाइड विद दिस ग्रुप. एट दैट टाइम ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जो कि उस समय थे, ही वॉज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ अमेरिकन इन्वेजन ऑन इराक. ब्रिटेन भी यही चाहता था कि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को
हटा दिया जाए। बट two strong nations, Germany and France, were totally opposed to this American policy. And यहां से हमारा एक नया वर्ड आता है, there is deep seated skepticism. Skepticism का मतलब हमने आगे लिखा हुआ है डाउट। कहने के लिए फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर्स जो हैं वो डाउट करते रहते हैं। और सिर्फ एक ये एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप दूसरा एग्जाम्पल कर सकते हैं। ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर तब ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी जब EU was being formed. At that time she said, okay, we are in a support of formation of EU, but we will keep UK out of it. एक तरफ तो कह रही है कि हाँ यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज मेंबर बने, और दूसरे कह रही है नहीं हम बाद में बन जाएंगे। सो दिस इज अ डाउट। फाइन। सिमिलरली देयर वाज अ मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। आप इस ट्रीटी का नाम याद रखेंगे। दिस ट्रीटी वाज एक्चुअली साइंड इन 1992 और बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ EU इटसेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को कन्वर्ट किया गया EU के अंदर। जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई तो इकोनॉमिक कम्युनिटी को EEC को यूरोपियन यूनियन के अंदर कन्वर्ट किया गया। उस समय डेनमार्क और स्वीडन, आपको मैप में ये नाम पता होने चाहिए, दे टोटली रिफ्यूज टू बी इन द पार्ट ऑफ EU. दे रिफ्यूज टू साइन द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी. Besides this, I would like to tell you there is a timeline given over here. इस टाइमलाइन में आप कुछ पॉइंट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे, जिसमें से आप 1979 जून करेंगे। ये 4th दिया हुआ है बेटा, आपको नजर आ रहा होगा। फिर आप 1985 जून करेंगे। शेंगेन एग्रीमेंट दिया हुआ है, ये अलग से आ सकता है। फिर उसके अलावा आप नीचे आते चले जाएंगे इस पेज पर, 1993 करेंगे। 1993 में सिंगल मार्केट बीइंग क्रिएटेड, जनवरी 1993। गॉट इट। फिर आप 2002 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यूरो एज अ न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 12 यूरोपियन मेंबर्स। उसके बाद आप लास्ट में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा से 2007 बल्गेरिया एंड रोमानिया का नाम दिया हुआ है, दे ज्वाइन द UN and Slovenia adopts the euro at that time. Here I would like to call you that these all were under the influence of Warsaw Pact. और यहां से बिल्कुल ही रशिया का जो होल्ड था वो खत्म होता है और EU जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव पावर की तरह नजर आने लग गया था। Today I will be also sending an assignment for you guys from EU. Please do it carefully. Thank you guys. Bye.